हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन के तहत डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। तो सर्वप्रथम फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट is a temperature of any substance. Freezing point is a temperature of any substance at which vapor pressure of liquid state is equal to vapor pressure of solid state. At freezing point, there is a equilibrium between solid state and liquid state. फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी पदार्थ का वह बिंदु होता है, हिमांक जो होता है किसी भी पदार्थ का वह बिंदु होता है जिस पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, द्रव अवस्था का वाष्प दाब, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों प्रावस्थाओं के वाष्प दाब, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्या कहलाता है, वह ताप फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों ही इक्विलिब्रियम में मिलती हैं, साम्यावस्था में मिलती हैं। कोई ये अपने लिक्विड लिया और ये उसी लिक्विड का सॉलिड फॉर्म है। इस लिक्विड की वेपर का भी कोई प्रेशर होगा और सॉलिड का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। ये नहीं है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता, सॉलिड की वेपर नहीं बनती, वेपर बनती है इसकी, पर बहुत ही कम, इसके कंपैरिजन बहुत कम। यदि अपने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व देखें, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कर्व के बारे में स्टडी करें, तो यदि अपने इस ठोस पदार्थ का कर्व कर देखें तो ताप डिक्रीज करने पर ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब तेजी से कम होता है। यदि अपने लिक्विड को देखें और इसका टेम्परेचर कम करें तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका वेपर प्रेशर सॉलिड वाले कर्व को कट करेगा। यह है सॉलिड के लिए, ठोस के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, और ये आपका किसी भी सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व। और जिस पॉइंट पर ये सॉलिड के कर्व को काटेगा उस पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रावस्थाएं क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती है, और इसको क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है इसलिए इसको बोल देते हैं अपने TF नॉट। क्या बोल देंगे, TF नॉट। अब अपने इस लिक्विड के अंदर कोई सोल्यूट को ऐड किया, किसी विलेय को मिलाया, तो आपको पता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, विलेन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अपने को
ये से कम पे दिखा दिया। अब ये जो विलेन बना है, इस विलेन का टेम्परेचर कम करते चले, तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जो इस कर्व को कट करेगा और वह टेम्परेचर उस सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा अपने से TF। ये सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट। जैसे ही आप इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर अपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, किसी सोल्यूट को ऐड किया, तो क्या हो गया, इस जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और एक टेम्परेचर ऐसा मिलेगा जिस ऊपर अपने ये कर्व जो है इस सॉलिड वाले कर्व को कट करेगा और इस पॉइंट को अपने बोलेंगे TF, जो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का हिमाक बिंदु होगा। अब देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए TF नॉट और सॉल्यूशन के लिए TF, तो TF नॉट की वैल्यू क्या है, बिग है, TF की क्या है, कम है। इन दोनों को कंपैरिजन करें तो क्या हो गया, हिमाक में अवनमन, डेल्टा TF और डेल्टा TF किसके बराबर है, TF नॉट माइनस TF, और इसको अपने क्या बोलेंगे, हिमाक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन कितना हुआ, अवनमन कितना होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हिमाक में जो ये अवनमन है ये डिपेंड करेगा कि आपने इस सॉल्वेंट के अंदर कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया था, कि इस विलायक के अंदर आपने कितना विलेय पदार्थ मिलाया था। विलेय पदार्थ जितना ज्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन उतना होगा और वाष्प दाब में अवनमन जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन का हिमाक बिंदु उतना ही नीचे चला जाएगा। अर्थात जो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF ये डिपेंड करेगी कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी हो रही है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी होगी। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा कम होता जाएगा, हिमाक बिंदु उतना ही नीचे की ओर खिसकता जाएगा, उतना ही डाउनफॉल में जाएगा। और अपने अंदर पढ़कर आए थे कि डेल्टा P अपॉन P नॉट या इक्वल टू XB कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके इक्वल होता है, विलेय की मोल बिन के इक्वल होता है। यहां से डेल्टा P इक्वल टू P नॉट XB और यहां से डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू XB। और यही बात अपने यहां फिगर में कही थी कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी, हिमाक बिंदु उतना ही डाउनफॉल में जाएगा। तो अर्थात जो हिमाक बिंदु में अवनमन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग के। और वेपर प्रेशर में लोअरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया है उसकी मोल बिन के, क्योंकि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू XB अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। सो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू XB, डेल्टा TF इक्वल टू, यहां पे XB क्या है अपने बता देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विलेय की मोल बिन। के XB प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक स्थिरांक लग गया, कांस्टेंट है ये के, डेल्टा TF इक्वल टू के
मोल बिन कैसे निकाली जाती है कि जिस भी आपने सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट की मोल बिन निकालनी होती है तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस Nb, यहां Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। Na क्या है, विलायक के मोल, और Nb क्या है, सोल्यूट के मोल। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट मतलब विलायक के मोलों की संख्या, Nb क्या है, सोल्यूट के मोलों की संख्या। डेल्टा TF इक्वल टू K। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, किसी भी पदार्थ के यदि अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, उस पदार्थ की दी गई मात्रा के अंदर उस पदार्थ के अनुभार का भाग देते हैं। तो अर्थात यदि आपने बी किसके लिए, सोल्यूट के लिए, सोल्यूट के मोलों की संख्या निकालनी है तो सोल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सोल्वेंट का गिवन मास अपॉन में सोल्वेंट का मोलर मास प्लस Nb Wb अपॉन में Mb। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने जो विलेय मिलाया है उस विलेय की अमाउंट सॉल्वेंट की अमाउंट की कंपैरिजन क्या है, बहुत ही कम है, अर्थात Wb अपॉन में Mb वेरी वेरी लेस देन Wa अपॉन में Ma। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TF इक्वल टू K Wb अपॉन में Mb अपॉन में, ये वैल्यू इसके कंपैरिजन क्या है, वेरी लेस है, स्मॉल है, इसलिए इसको अपने क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मानते हुए छोड़ देंगे और नीचे क्या रह जाएगा, Wa अपॉन में Ma। यहां से डेल्टा TF इक्वल टू K Wb अपॉन में Mb, इसको मैं क्या लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या चलो ऐसे रहने दो, Wb अपॉन में Mb अपॉन में Wa, ये Ma कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डेल्टा TF इजिकल टू, यहां से क्योंकि सोल्वेंट जो कि फिक्स होगा उस सोल्वेंट का क्या है, मोलर मास भी फिक्स होगा, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट, दोनों मिलकर KF क्या कहलाएगा, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। Wb अपॉन में Mb अपॉन में Wa, एक फॉर्मूला ये बन गया। यदि आपके पास Wa किस में दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, Wa किस में दे रखा हो, ग्राम में, तो अपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे, डेल्टा TF इजिकल टू KF Wb अपॉन में Mb और Wa किस में दे रखा हो, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुना में, क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इजिकल टू 1000 KF Wb अपॉन में Mb इंटू Wa, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा न्यूमेरिकल में यूज करते हुए। यदि आपके पास डेल्टा TF Wb Mb Wa इन चार में से कोई तीन की वैल्यू दे रखी हो तो अपने चौथी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि आप Mb मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना चाहोगे तो डेल्टा TF यहां आ जाएगा। यहां से देखें Wb अपॉन में Mb, इसको अपने क्या लिख सकते हो आप, KF Nb अपॉन में
WA, और यदि आपके पास ये NB अपॉन WA क्या बना, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, ये क्या कहलाती है, मोलैलिटी। तो इसको मैं क्या लिख दूं, KF स्मॉल m। तो यहां से डेल्टा TF बराबर क्या आ गया आपका, KF डॉट स्मॉल m, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या। मोलों की संख्या अर्थात विलेय के मोलों की संख्या चेंज होने के साथ मोलैलिटी चेंज हो जाएगी, और मोलैलिटी चेंज होने के साथ डेल्टा TF की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा TF की वैल्यू विलेय के मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर कर रही है। इससे डेल्टा TF की ऐसी प्रॉपर्टी हुई, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि यह प्रॉपर्टी जो है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से यह भी प्रूव होता है कि आपका डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और यदि आपका मोलैलिटी 1 हो जाए, मोलैलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यहां देखते हैं अपने, if molality is equal to 1 then delta TF equal to KF। यदि मोलैलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, उस समय डेल्टा TF इक्वल टू KF के हो जाएंगे। तो दैट में यदि अपने KF को डिफाइन करना हो तो 1 मोलैलिटी इकाई मोललता वाले विलियन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हिमाक में जितना डिप्रेशन या अवनमन मिलेगा वो क्या कहलाता है, आपका KF ही कहलाता है। तो एक बार फिर देखते हैं अपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमाक में अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबसे पहले, किसी भी सब्सटेंस का वह टेम्परेचर, किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर उस पदार्थ की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपने, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमाक बिंदु कहलाते हैं। इस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों ही कैसे रहती हैं, साम्यावस्था में रहती हैं अवस्थाएं। तो कोई प्योर सॉल्वेंट था, उसको अपने ठंडा करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, उसके लिए कर्व होगा। और उसी सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट को अपने टेम्परेचर डाउन करते जाएं तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। और आपको पता है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम होता है, और टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा, तो शार्प डाउन, तो इसलिए ऐसा कर्व मिल रहा है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व आपस में कट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाता है, उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब यदि इस सॉल्वेंट के अंदर, इस विलायक के अंदर अपने कोई विलेय पदार्थ मिला दें तो प्राप्त विलीन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका विलीन का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो जिस पॉइंट पर आकर ये इस कर्व को, सॉलिड वाले कर्व को कट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो टेम्परेचर, उसके कोरस्पोंडेंस टेम्परेचर क्या कहलाएगा, विलियन का हिमाक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा, अब देखो मान लिया आपने और ज्यादा मिलाया तो जितना वेपर प्रेशर कम होगा उसके कोरस्पोंडेंस हिमाक बिंदु में अवनमन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो यहां से अपने पता लगा कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, क्योंकि वाष्प दाब में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही डेल्टा TF प्राप्त होगा अपने को, हिमाक में अवनमन मिलेगा। वाष्प दाब के अंदर जितनी ज्यादा कमी होगी उतना ही हिमाक में अवनमन ज्यादा मिलेगा। अपने पता है वाष्प दाब में जो अवनमन है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके प्रोपोर्शनल होता है, XB, विलेय की मोल बिन के, तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू XB। तो इन दोनों से डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू XB, जो हिमाक में अवनमन होगा वो विलेय की मोल बिन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा T प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, KXB एक स्थिरांक है। मोल बिन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल विलियन के अंदर जितने मोल्स हैं वो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिलाकर। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड। तो अपने ये लिख दिया विलेय के लिए, ये विलायक के लिए हो गया। और क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की होती है, तो इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके कोरस्पोंडेंस क्या है, वेरी लेस है, इसलिए इसको अपने नेग्लिजिबल मानते हुए छोड़ देंगे और आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी डेल्टा TF की।
इसको अपने रीअरेंज कर देंगे, क्योंकि MA भी किसी सॉल्वेंट जो आपने पर्टिकुलर लेयर का है उसके लिए मोलर मास कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए ये भी एक नियत हो गया। तो इन दोनों से KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएंगे इसको। ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। तो ये क्या कहलाता है, यदि विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम विलायक के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलैलिटी। तो डेल्टा TF KF M के इक्वल हो गया। और यदि मोलैलिटी 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF के। अर्थात इकाई मोलैलिटी वाले विलयन के लिए हिमांक में जो अवनमन होता है वो ही क्या कहलाता है, KF कहलाता है। और यदि आपके पास विलायक ग्राम में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा और इसको ये प्राप्त हो जाएगी कि आपके पास इक्वेशन से यदि आपने मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो क्या आ जाएगा, MB इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WB अपॉन में डेल्टा TF इंटू WA। यह किस में दे रखा है आपको, ग्राम में दे रखा है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूले से। इसी के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपने। 25.6 ग्राम सल्फर डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। कि यहाँ पर आपके पास जो सॉल्वेंट नेफ्थलीन है कितना ले लिया, विलायक कितना ले लिया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम नेफ्थलीन के अंदर आपने 25.6 ग्राम सल्फर को डिजॉल्व किया है, घोला है। इसके कारण क्या हो जाएगा, लोड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन 0.68 केल्विन। जैसे ही आपने नेफ्थलीन के अंदर इतने ग्राम सल्फर को घोला तो नेफ्थलीन का फ्रीजिंग पॉइंट घटकर कितना घट जाता है, लोड द फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है, 0.68 केल्विन कम हो जाता है। तो कैलकुलेट द मोलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, कि सल्फर का मोलर मास जो आपने डिजोल्व किया है उसका मोलर मास कितना है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ये ज्ञात करना है। और आपको दे रखा है जो विलायक सॉल्वेंट आपके पास नेफ्थलीन है उसके लिए KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इसको अपने जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W विलेय क्या है आपका, सल्फर, अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्फर विलेय का इंटू WA जो विलायक के लिए होता है। यहां पे क्या आपका विलायक क्या है, नेफ्थलीन। इंटू KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.8 इंटू W सल्फर, कितने ग्राम सल्फर को आपने यूज किया है, 25.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर। सल्फर का मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है। इंटू वेट ऑफ नेफ्थलीन, कितना आपने नेफ्थलीन लिया है, 1000। और डेल्टा TF की जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट में लोडिंग है वो कितने की हो रही है, 0.68। तो यहां से मोलर मास निकालें, M सल्फर इक्वल टू 1000 इंटू 6.8 इंटू 25.6 डिवाइडेड बाय 0.68 इंटू 1000। तो इन पॉइंट से ये पॉइंट 68 से 68, 1000 से 1000, तो कितना आ गया, 256 ग्राम पर मोल। तो सल्फर का मोलर मास कितना आया, 256 ग्राम पर मोल। एक चीज अपने कैलकुलेट कर ली, मोलर मास। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर। सपोज माना मोलिकुलर formula of sulfur is Sx, then
मोलर मास अपने कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू कितने एटम है सल्फर के, x एटम, और एक एटम का मास कितना होता है सल्फर के, 32, और मोलर मास कितना आपको मिला है अपने 256 कैलकुलेट किया था ऊपर अपने, इक्वल टू x इंटू 32, तो यहां से x इक्वल टू 226 डिवाइडेड बाय 32, और ये कितना आ गया 8। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज S8, x की वैल्यू निकाल दी अपने यहाँ पे 8, तो यहाँ पुट कर देंगे 8। तो इसी के साथ अपने इस क्वेश्चन में 2 आंसर पूछे थे, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया और मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन अपने देख रहे हैं। आपके पास ए 0.1539 मोलर सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, कोई आपके पास केन शुगर का सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1539। इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 271 केल्विन, वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जबकि सॉल्वेंट जो आपका वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 केल्विन। जैसे ही आपने वाटर के अंदर केन शुगर को डिजोल्व किया तो क्या हुआ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और केन शुगर वाला जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दे रखी है इतनी और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है ये। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आपके पास वाटर के अंदर आपने 5 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया और जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ 100 ग्राम सोल्यूशन प्राप्त हुआ, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो अपने पास जो फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू मोलैरिटी, और सेकेंड है डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ग्लूकोज अपॉन में मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू अमाउंट ऑफ वाटर, कि वाटर कितना लिया आपने। अमाउंट ऑफ वाट डब्ल्यू ग्लूकोज आपको 5 ग्राम दे रखा है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल दे रखा है, डब्ल्यू वाटर ये कैलकुलेट करना हो तो डब्ल्यू सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना 100 ग्राम, तो ये कैसे बनेगा डब्ल्यू सोल्यूट प्लस डब्ल्यू वाटर से। सॉल्यूशन का कितना मास है आपके पास 100 ग्राम, सोल्यूट का कितना है 5 ग्राम प्लस डब्ल्यू वाटर, यहाँ से डब्ल्यू वाटर इक्वल टू 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 ग्राम, इसकी वैल्यू भी आप आगे 95 ग्राम। अब यदि KF आपको KF की वैल्यू पता होगी तो आप डेल्टा TF निकाल सकते हैं, और यदि आपको डेल्टा TF पता है तो आपने पता है कि डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF ग्लूकोज सॉल्यूशन। यदि डेल्टा TF की जो ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है इसके अंदर जैसे ही आपने वाटर के अंदर ग्लूकोज को ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी लोडिंग हुई वो आपको पता हो, डिप्रेशन का वैल्यू पता हो, और ये आपको पता है प्योर वाटर का कितना होता है 273.15 केल्विन, तो इन दोनों की हेल्प से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा TF ज्ञात करने के लिए आपको KF का पता होना चाहिए, तो इसका मतलब पहले अपने KF पता करेंगे। फॉर KF, ये KF किसके पता करेंगे फ्रॉम केन शुगर सॉल्यूशन। केन शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलैलिटी, यहां से डेल्टा TF देखें तो उसकी वैल्यू डेल्टा TF केन शुगर सॉल्यूशन के लिए इजिकल टू TF नॉट माइनस TF सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर।
टी एफ नोट 273.15 केल्विन माइनस केन शुगर सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे अपने को 271 केल्विन, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया 2.15 केल्विन। तो यहाँ से 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू कितनी मोलैरिटी का सोल्यूशन है 0.1539, और यहाँ से जो के एफ की वैल्यू निकालेंगे 2.15 डिवाइडेड बाई 0.1539, इसको सोल्व करने पर क्या वैल्यू प्राप्त होती है 13.97 केल्विन मोलर इनवर्स। के एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दें फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन, डेल्टा टी एफ इजिकल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू डब्ल्यू वाटर, 1000 इंटू के एफ की वैल्यू कितनी आई है 13.97 इंटू ग्लूकोज का मास 5 ग्राम, मोलर मास 180 इंटू वाटर का 95, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है ये 4.08 केल्विन, 4.08 केल्विन। तो डेल्टा टी एफ किसके लिए फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 4.08 केल्विन, यहाँ निकाला है अपने। टी एफ नॉट प्योर वाटर के लिए कितने 273.15 केल्विन माइनस टी एफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, यहाँ से टी एफ इक्वल टू 273.15 माइनस 4.08, तो टी एफ इक्वल टू 69.07 केल्विन आंसर। तो अपने पहले क्या कैलकुलेट किया के एफ की वैल्यू कैलकुलेट की, कहाँ से केन शुगर वाले सोल्यूशन से, उसको इस फॉर्मूले में पुट किया और डेल्टा टी एफ निकाला ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट कर दी, टी एफ नॉट की वैल्यू पुट कर दी और टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी के साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक अपना कंप्लीट होता है विद न्यूमेरिकल। तो केयरफुली इसको रीड करें